हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम हल करेंगे दोस्तों सरकार के प्रकार टॉपिक के प्रश्नों को। सरकार कई तरह के होते हैं, जैसे कि अध्यक्षात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, एकात्मक और संघात्मक सरकार, साम्यवादी सरकार, राजतंत्री सरकार और सैन्य सरकार। हम लोगों को अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, एकात्मक और संघात्मक के बारे में मुख्य रूप से इस वीडियो में पढ़ना है। जिस तरह की सरकार में संसद और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल भी औपचारिक मुखिया के तौर पर होते हैं, उसको संसदीय सरकार कहा जाता है। और जब राष्ट्रपति सरकार और राज्य दोनों का मुखिया होता है और वह सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं और वह सरकार का नेतृत्व करता है। इस तरह की सरकार को अध्यक्षात्मक सरकार कहा जाता है, जैसा कि अमेरिका में पाया जाता है। जब देश कई राज्यों में बंटा होता है और प्रत्येक राज्य को कुछ शक्तियां दी जाती हैं, केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर के काम करती हैं, तो उसको संघात्मक सरकार कहा जाता है। जब देश की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं और राज्यों को बहुत कम शक्तियां दी जाती हैं, तो इस तरह की सरकार को एकात्मक सरकार कहा जाता है। तो सरकार के प्रकार राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। 2021 में इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हल करते हैं इसके प्रश्नों को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन में दिया है संसद में 2 दलों का बहुमत, संसद में 1 दल का बहुमत, संसद में 3 दलों का बहुमत या संसद में किसी भी दल का बहुमत नहीं। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, संसद में किसी भी दल का बहुमत नहीं। आम चुनाव के बाद जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जाता है। इसका परिणाम होता है चुनाव के बाद मिलीजुली सरकार बनेगी या तो दोबारा चुनाव कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है अल्पतंत्र का लौह नियम यह सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन में दिया है मोस्का, मिचेल्स, पैरोटो या लॉसबेल। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, मिचेल्स। रॉबर्ट मिचेल्स ने अल्पतंत्र का लौह नियम दिया है लोकतंत्र में। रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। इस पुस्तक में इन्होंने अल्पतंत्र का लौह नियम दिया है। यह क्या होता है? इसके अंतर्गत दोस्तों कोई भी संगठन हो, उसका नेतृत्व कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं, सारे सदस्य नेतृत्व नहीं करते हैं। यह हर लेवल पे होता है, चाहे कोई गांव का संगठन हो या सरकार का संगठन हो। तो यही है अल्पतंत्र का लौह नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है डनिंग, गैटिल, फास्टर और कोकर। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, कोकर। संत टॉमस एक्विनास दोस्तों एक राजनीतिक विचारक हैं। उन्होंने कई तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, लेकिन उनका कानून विषयक जो सिद्धांत है वह उसके बारे में कोकर ने कहा है कि यह उनकी महानतम देन है राजनीति विज्ञान के लिए। तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर एक कोटेशन दिया है मैक्सी का, यह इम्पोर्टेंट है। एक्विनास जो है मध्य युग का अरस्तु था। मैक्सी के इस कथन को आप याद रखेंगे। उन्होंने संत टॉमस एक्विनास के बारे में कहा है कि एक्विनास जो है वह मध्य युग का था और वह मध्य युग का अरस्तु था। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है, इनमें से बताना है। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, संसद पर कैबिनेट यानी कि मंत्री परिषद का वर्चस्व होता है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में दोस्तों संसद पर कैबिनेट यानी कि मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। क्यों होता है? ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में दोस्तों बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अपने बहुमत के बल पर ही मंत्रिपरिषद का संसद पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। इतनी सी बात है। राजस्थान पीजीटी 2014 में यह क्वेश्चन आया था। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है।
ऑप्शन में दिया है कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही या तानाशाही। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, संसदीय। संसदीय तरह की सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय सरकार में क्या होता है? कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय सरकार में, इसीलिए इसको उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? ऑप्शन में दिया है हरमन फाइनर, हेरोल्ड लॉस्की, आइवर जेनिंग्स या रैमजे म्यूर। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, रैमजे म्यूर। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में दोस्तों नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में रैमजे म्यूर ने यह कहा था कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में जो नौकरशाही है डायरेक्ट वही शासन करती है। तो महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे, पढ़ते लिखते रहिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस या बजट पर चर्चा। तो क्या सही होगा? संसदीय नियंत्रण की विधि के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहले इसका सही है दोस्तों। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वह संसदीय नियंत्रण की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष जब सत्र की शुरुआत होती है उस समय दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। यह जो है संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है? किसके अधीन है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति और निर्वाचक गण। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, संसद। कानूनी संप्रभुता का संबंध उस संस्था से है जिससे अंततः कानून निर्माण का प्राधिकार होता है। भारत में कानून निर्माण अधिकार संसद को प्राप्त है, अतः कानूनी संप्रभुता इसी के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से देखिए, अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक, ये वाला आप पहले हटा दीजिए, अब बचता है दो। तो भारत में एकात्मक शासन नहीं है, संघात्मक है, इसलिए सी वाला इसका सही होगा दोस्तों। भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और संघीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान के 11वें और 12वें भाग में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि भारत एक संघीय राज्य है और भारत में संसदीय प्रणाली तो है ही, यह ब्रिटेन की देन है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय राजनीतिक व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं इनमें से बताना है। क्या होते हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों कार्यपालिका के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य या अध्यक्ष विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और निश्चित कार्यकाल उसकी मुख्य विशेषता है, इसीलिए विधानमंडल उसके कार्यकाल से पहले उसको पद से हटा नहीं सकती है। कार्यपालिका भी विधानमंडल को समय से पहले भंग नहीं कर सकती है, ना तो ऐसा कोई निर्णय ही दे सकती है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यह प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है। ऑप्शन में दिया है पहला, संसद सरकार पर निर्भर करती है, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, सरकार संसद पर निर्भर करती है, या न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। क्या सही होगा? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, बी। सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की यह मुख्य विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोस्तों शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इन सब का क्षेत्र अलग अलग निर्धारित रहता है।
कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है और इस प्रकार कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, किस पर आधारित है इनमें से बताना है। यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2021 में आया था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोस्तों सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता के पृथक्करण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है इनमें से बताना है। क्या सही होगा। ऑप्शन में दिया पहला, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, और यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर पहला, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो संबंध है उसी के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता ऑप्शन में दिया है, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो पहला यह सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कि अमेरिका में पाया जाता है दोस्तों, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, यह बात भी सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों राष्ट्रपति जो है वही मुखिया होता है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वह अपने हिसाब से करता है, लोगों को रखता है। फिर अगला है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये सब विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर आप व्याख्या में देख लीजिए, ये सब हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। किताब खरीद के आप लोग पढ़िए अच्छे से, इसको पूरा रट डालिए। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था यह बताना है। ऑप्शन में दिया है अब्राहम लिंकन, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टर बेजहार्ट या मेडिसन। तो क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है दोस्तों, वाल्टर बेजहार्ट। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर बेजहार्ट ने अपनी पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है इनमें से बताना है। पहला है, कार्यपालिका का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है। दूसरा है, मंत्री भी विधानसभा के सदस्य होते हैं। तीसरा है, कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये सही है। और चौथा है, कार्यपालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इनको राष्ट्रपति अपने हिसाब से रखता है, जिसको चाहे उसको वो रख लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष क्या होता है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया पहला, वास्तविक अध्यक्ष होता है, यही सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर पहला सही है दोस्तों। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष ही वास्तविक अध्यक्ष होता है, सरकार का भी और राज्य का भी। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है इनमें से बताना है। इसमें दिया है राज्य का, सरकार का, राज्य तथा सरकार दोनों का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही होगा। सी वाला सही होगा, राज्य और सरकार दोनों का। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही मेन होता है, वह राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है, दोनों का प्रमुख होता है, दोनों का मुखिया होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष उसको दोनों कहा जाता है।
भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय व्यवस्था वाले राज्य में राष्ट्रपति जो है वह राज्य का अध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। तो अंतर है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया पहला, व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है, और यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर पहला, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। व्यवस्थापिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग। कार्यपालिका जो है वही राष्ट्रपति है। फिर अगला है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति भाई। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति उनको अपने हिसाब से रखता है। अगर वे उनके प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे तो उनको हटाकर राष्ट्रपति किसी दूसरे को रख लेगा। फिर अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही उत्तर है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कि अमेरिका में पाया जाता है, इसमें जो मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? ऑप्शन में दिया है भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या फ्रांस में। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही हो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक सरकार जिसमें कि राष्ट्रपति मुखिया होता है, यह व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां पर इस तरह की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। संसदीय सरकार यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 23 से। संसदीय सरकार जो कि इंडिया में पाया जाता है। तो संसदीय सरकार जिसके अभाव में काम नहीं कर सकती है वह इनमें से कौन है? ऑप्शन में दिया है लिखित संविधान, कठोर यानी कि अनामनीय संविधान, राजनीतिक दल या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो क्या सही होगा? राजनीतिक दल भाई। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। राजनीतिक दल के बिना संसदीय सरकार बेकार है। बिना राजनीतिक दल के संसदीय सरकार बन ही नहीं सकती है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना के केंद्र होते हैं। संसदीय सरकार में पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आसपास ही घूमती है। संसदीय निर्वाचन में भाग लेना, बहुमत प्राप्त करना और सरकार बनाना, यह सब काम कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। जिस राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है उसके मुखिया जो है वह शासन चलाते हैं। उसके मुखिया को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? संसदात्मक शासन प्रणाली में दोस्तों कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। डायरेक्ट आप इसी को याद रखिए। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। जब समस्त आ गया तो तुरंत आप क्या लगाएंगे? विधायिका। अब व्यक्तिगत आ गया तो राष्ट्रपति। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका माने संसद। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? ऑप्शन में दिया है संसद की सर्वोच्चता, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी भाई, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। यह जो है संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत है, यह उसी पर आधारित है।
कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी सरकार कहा जाता है ना। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। इसमें उत्तरदायित्व बहुत मायने रखता है। फिर अगला है, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को क्या होता है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पूर्ण शक्ति, सीमित शक्ति, नाम मात्र की शक्ति या कोई शक्ति नहीं। तो क्या सही होगा? एक संसदीय तरह की सरकार में जो राज्य का प्रधान होता है यानी कि राष्ट्रपति, वह जो है नाम मात्र की शक्ति उसको दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। संसदीय सरकार में जो राज्य का प्रधान होता है उसको नाम मात्र की शक्ति दी जाती है और मेन शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री जो है वह सरकार का मुखिया होता है और राज्य का मुखिया नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। फिर अगला है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, किस तरह का होता है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है आनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि, मनोनीत व्यक्ति या संवैधानिक प्रधान। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा दोस्तों, संवैधानिक प्रधान। संसदीय सरकार में दोस्तों राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है तथा यह संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि सरकार का प्रधानमंत्री होता है। फिर अगला है संघात्मक आ गया। देखिए, संघात्मक संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? संघात्मक का मतलब होता है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी अधिकार दिया जाए। तो केंद्र और राज्य में दोहरी सरकारें हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला का सही उत्तर है। संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्यों में दोहरी सरकारें होती हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है और संविधान में इसकी व्यवस्था भी की जाती है। जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का प्रावधान किया गया है। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण यह है कि केंद्र और राज्य दोनों में सरकार होती है, दोहरी सरकार पाई जाती है। ये सब उसकी विशेषताएं हैं, आप इसको बारीकी से पढ़िए, यही सब पूछा जाता है। फिर अगला है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? क्या होगा? संविधान में संघ तथा राज्यों के मध्य, संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। यह है, इस कारण से भारत संघात्मक है। फिर अगला है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों का वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन में दिया है केंद्र राज्य संबंध, विधायिका कार्यपालिका संबंध, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंध या उपरोक्त सभी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध है। इसी क्वेश्चन के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।